हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शुरू हो गया है प्रश्नों का तांडव। दोस्तों सीटेट 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी जोरों शोरों से चल रही है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है सुई का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है सूजी, सुई, सूची या फिर सूचक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूची का तत्सम जो होता है वो होता है ऑप्शन सी सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पीछे पीछे चलने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगमनीय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुगामी। दोस्तों पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होगा अनुगामी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि मित्र का भाववाचक क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने बंधुता, मीत, मित्रता या फिर शत्रुता। दोस्तों मित्र यहाँ पर संज्ञा है और इसका जो भाववाचक बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन सी मित्रता। आप सभी ने इसका आंसर जरूर सही दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। यानी कि अनेक शब्दों में एक शब्द का क्वेश्चन है। बहुत सारे शब्द आपके सामने हैं कि जिसे बुलाया ना गया हो, तो इसे आप एक शब्द में कैसे बताओगे। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं और जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन आपके सामने दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या फिर पीना। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपने जरूर सुना होगा। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है। सीधी सी बात है, आपको याद रखना है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, आपको बता दे रहा हूँ। सकर्मक क्रिया अगर आपसे पूछे तो आप उस सेंटेंस में जो भी आपके सामने सेंटेंस होगा उसमें आप लगाएंगे क्या और किसको का क्वेश्चन। अगर उसका आंसर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कि सकर्मक क्रिया है। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अगर आपसे कहे कि मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, तो आप कहेंगे कि भैया मोहन क्या खाता है। मैंने कहा था ना कि क्या और किसको का क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि मोहन क्या खाता है, तो हम क्या कहेंगे खाना खाता है। यानी कि हमें आंसर मिल गया कि मोहन खाना खाता है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन सोता है, तो अगर मैं कहूं कि मोहन क्या सोता है, हमारे पास कोई आंसर नहीं आता है। अगर हम कहें कि मोहन किसको सोता है, तब भी हमारा आंसर नहीं आता। यानी कि वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर कहा है सकर्मक क्रिया के बारे में, तो देख सकते हैं कि दौड़ना, राम दौड़ता है, तो राम क्या दौड़ता है हमें नहीं पता। राम रूठता है, तो राम क्या रूठता है हमें नहीं पता। मुस्कुराता है, राम मुस्कुराता है, तो हम कहेंगे राम क्या मुस्कुराता है, कोई आंसर नहीं आता। लेकिन हम कहें कि राम पीता है, तो राम कुछ ना कुछ तो पीता होगा ना। हम कहेंगे राम क्या पीता है, हम कहें राम पानी पीता है, राम दूध पीता है। यानी कि हमारे सामने क्या और किसको का आंसर आ रहा है, यानी कि पीना जो है हो जाएगा यहाँ पर सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संकर शब्द का अर्थ क्या होगा। आपको बताना है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि संकर शब्द का अर्थ क्या है। तत्सम शब्द आपको पता है कि संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। अगर हम बात करें तद्भव शब्द की, तो तत्सम शब्द से बाद में जो विकार होके जो शब्द बने हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। विदेशी शब्द जो विदेश से आए हुए शब्द हैं उनको हम कहते हैं विदेशी शब्द। और लास्ट में देख सकते हैं आप दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। कहने का मतलब कि दो भाषाओं को मिक्स करके एक शब्द बना दिया, तो उसे हम कहेंगे क्या संकर शब्द। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया रेलगाड़ी, तो आपको पता है कि जो रेल है ना वो एक अंग्रेजी शब्द है। लिखते हो ना रेल, RAIL रेल, तो इसको हमने हिंदी में कह दिया रेल।
और उसके आगे लगा दिया हिंदी शब्द गाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि हो जाएगा क्या हमारे सामने संकर शब्द। तो यहाँ पर यही कहा है आपसे कि 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, युद्ध की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है युयुत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु या फिर ये सभी। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युजुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युजुत्सु। अगला क्वेश्चन, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या फिर मूर्ख होना। तो दोस्तों कूप मंडूक होना आपने बहुत सुना होगा। अगर आपसे कहे कि भाई कूप मंडूक हो गए तुम, तो यानी कि अगर आपको समझ लीजिए कि आप हिंदी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप हिंदी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपने थोड़ा सा ज्ञान लेके सोच रहे हैं कि मुझे पूरा ज्ञान मिल चुका है, अब मुझे कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। हम जितना ज्ञान ग्रहण करते हैं हमारे लिए उतना कम है। इंसान जन्म लेता है और जीवन प्रयत्न सीखता रहता है। कूप मंडूक होना का भी यही अर्थ है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। हम अत्यंत सीमित ज्ञान में जब होते हैं तो उसे कहा जाता है कूप मंडूक होना। तो हमें कूप मंडूक नहीं होना है, हमें ज्ञान ग्रहण करते जाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। याद रखिएगा, अधूरा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या फिर अदृश्य। दोस्तों अगर वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परोक्ष। प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा वो होगा परोक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं बोला जाता है, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान तो भैया उर्दू वाला है और हिंदी हमारे भाषा का प्रयोग करता है, तो पाकिस्तान का भी हम यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। दक्षिण अमेरिका में भी जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में नहीं किया जाता। और मॉरिशस की अगर बात करें तो मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊँ, आपने नाम सुना होगा सूरीनाम। सूरीनाम देश का नाम सुना होगा। उसमें इस बार जो है राष्ट्रपति ने अपनी शपथ पता है किस भाषा में ली है? संस्कृत भाषा में ली है। सोच लीजिए, जहां इंडिया में हिंदी भाषा की उत्पत्ति माना जाता है वहां पर भी संस्कृत में अभी शपथ नहीं लिया जाता, लेकिन सूरीनाम कंट्री ऐसी कंट्री है जहां पर संस्कृत में राष्ट्रपति ने क्या किया? शपथ लिया। तो हम हिंदी को और संस्कृत को नहीं छोड़ सकते। हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है, हमारी राजभाषा है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया हिंदी भाषा का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में है। किस में? अनुच्छेद 343। अगर आपसे कहे कि भाई किस भाग में है, तो भाग 17 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है ड़ और ड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकसित वर्ण। दोस्तों ड़ और ड़ को उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं, द्विगुण वर्ण भी कहते हैं और ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से वर्ण? विकसित वर्ण भी कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं, द्विगुण वर्ण भी कहते हैं और ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है अंधकार, लघिमा, घृणा या फिर नीचता। तो दोस्तों गरिमा का विलोम अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघिमा। ठीक है ना, गरिमा का जो विलोम होगा वो लघिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक या फिर ये सभी। तो दोस्तों जिस शब्द के पूर्व में अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। यहाँ पर यथाशक्ति से पूर्व यथा जो है वो एक अव्यय है। प्रत्येक में प्रति जो है वो यहाँ पर प्रयोग हुआ किसके तौर पर? अव्यय के तौर पर। यहाँ पर पेट से पहले भर जो है वो भी एक अव्यय है, यानी कि ये शब्द जो है वो, ये सारे शब्द यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए, यानी कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आवश्यकता, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी भागीरथी या फिर ऑप्शन डी लिलायत।
तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? ऑप्शन आपके सामने है, पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या फिर चतुर्युग। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिस शब्द से पूर्व अगर हम किसी संख्या का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पे पंचपात्र यानी कि 5 पात्रों का समूह, तो 5 एक शब्द यानी कि एक अंक है ना, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुवन तो यानी कि 3 भवन यानी कि 3 है ना यहाँ पर, तो यानी कि ये भी द्विगु समास है। चतुर्युग 4 युगों का समूह, तो यहाँ पर भी द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन चतुरानन हम क्या कहते हैं कि भैया ऐसा कोई शब्द जिसका अगर हम तोड़े तो कोई अलग ही अर्थ निकलता है और हम देखें तो उसका कोई अलग ही अर्थ होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया लंबोदर, तो आपको पता है लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गणेश के लिए। गणेश जी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं बहुव्रीहि समास का, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है। हम कहेंगे भाई लंबोदर तो लंबा है जिसका उदर यानी कि श्री गणेश, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुरानन यानी कि 4 है मुख जिसके, किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, परचून, थाक, थोया या फिर पर्यायक। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परचून। अगला क्वेश्चन, जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतघ्न या फिर अल्पज्ञ। तो दोस्तों जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किसी के उपकार को ना याद करता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। दोनों को याद लिखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा है कि जो किसी के उपकार को याद करता हो तो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, राम खाना खाता है, राम से खाना खाया जाएगा, राम से खाना खाया या फिर राम खाना खाएगा। तो दोस्तों राम खाना खाएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? यहाँ पर कृतवाच्य है। आपको पता है कि वाच्य 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर राम खाना खाएगा अगर मैं प्रयोग करता यहाँ पर सीता, तो मैं बोलता कि सीता खाना खाएगी, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया भी चेंज हो रही है, खाएगा का खाएगी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कृतवाच्य है। लेकिन अगर हमें इसे कर्मवाच्य बनाना हो तो हम क्या लगा देंगे? राम के द्वारा खाना खाया जाएगा या फिर राम से खाना खाया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम राम की जगह सीता कर देते, तो अगर मैं कहता हूँ कि सीता के द्वारा खाना खाया जाएगा, तो क्या खाना खाया जाएगा में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज ना हो तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता है। यहाँ पर दे रखा है राम खाना खाएगा, तो राम से खाना खाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? बिल्कुल सीटेट में बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम पे बेस्ट मैंने क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन का लेवल अगर आपको इजी लग रहा है तो दोस्तों आपको बता दूं कि इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम को क्रैक करवाता है, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चन तो हार्ड ही होते हैं, सबके लिए हार्ड होते हैं, लेकिन हमें कभी भी ईजी क्वेश्चन को ईजी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमें क्या करते हैं? पासिंग मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर से लौटूंगा एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।